नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे के भीतर हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर दिखाएंगे। चलिए पहली खबर से शुरुआत कर लेते हैं। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। आज उन्होंने दुनिया को भारत के गौरवशाली अतीत और उज्ज्वल भविष्य दोनों की झलक एक साथ दिखा दी। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भविष्य भारत का है। 10 दिसंबर तक चलने वाले इस प्रवासी सम्मेलन के आज के कार्यक्रम की शुरुआत 3 बार ग्रैमी जीत चुके सिंगर रिकी केज के परफॉर्मेंस से हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत और भारतीय संस्कृति की पहचान बने प्रवासी भारतीयों का अभिनंदन किया और कहा कि भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में है। आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। इससे पहले पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस नाम की स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन विशेष रूप से भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए शुरू की गई है। इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान है, जिसमें 50 से अधिक देशों से आए भारतीय प्रवासी हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन के बिखराव की बात। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस रेस में ही नहीं। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। इंडिया गठबंधन इसमें शामिल नहीं है। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रही समाजवादी पार्टी, टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का शुक्रिया भी अदा किया। इस पर कांग्रेस ने तुरंत जवाब दे दिया। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को मिल रहे इस समर्थन को क्षेत्रीय पार्टियों की सियासी मजबूरी बता दिया। जहाँ तक सपा की बात है, तृणमूल की बात है, उनका दिल्ली में कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है। जब कभी होगा वो अपना लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई इस कहासुनी पर बीजेपी चुटकी ले रही है। भ्रष्टाचारियों में पड़ गई है फूट, इंडी अलायंस गया है टूट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने जाट वोटर्स को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग कर दी है। इसे आम आदमी पार्टी के बड़े सियासी दांव के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में दिल्ली की कई सीटों पर जाट वोटों में बिखराव दिखा, लेकिन दिल्ली में जाट वोटर्स को पारंपरिक तौर पर बीजेपी के साथ माना जाता है। केजरीवाल इस बार इसमें सेंध लगाने की तैयारी में है। ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के जाट समाज को हक दिलाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। हालांकि बीजेपी ने केजरीवाल की बातों को सियासी नौटंकी बताने में देर नहीं लगाई। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि दिल्ली के गांव के लोगों से बदबू आती है। दिल्ली में लगभग 10% जाट वोटर है, जिन्हें 8 सीटों पर निर्णायक माना जाता है। इनमें से 5 पर अभी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पुराने दिग्गजों में शामिल पृथ्वीराज चौहान के एक बयान ने पूरी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके पृथ्वीराज चौहान दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी तालमेल न होने पर अफसोस जताया, लेकिन उससे पहले चुनाव में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी की जीत की उम्मीद जता दी। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। इसके बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में ताल ठोक रहे संदीप दीक्षित ने किसी का नाम लिए बिना कड़ा बयान दे दिया। हमारे सीनियर लीडर्स अगर जाने अनजाने में कोई ऐसी बात करते हैं तो या तो वो हमको समझाएं या खुद ही चले जाएं आम आदमी पार्टी में। हालांकि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने भी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि उनके कहने के मतलब को गलत तरीके से लिया गया।
मुझे भरोसा है कि कांग्रेस की जीत होगी। तो चलिए महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से एक बार फिर बहुत बड़ी खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि शरद पवार भी संघ के मुरीदों में शामिल हो गए। एनसीपी शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार की वजह तलाशने के लिए मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में बैठक की। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में शरद पवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तारीफ की। चुनाव में हार की समीक्षा करते हुए शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी की हार के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुनाव में जमकर काम किया। बीजेपी और संघ के बीच तालमेल में कोई कमी नहीं थी। संघ के नेताओं ने घर घर जाकर प्रचार किया। सूत्रों का दावा है कि शरद पवार ने कहा कि इन्हीं वजहों से महायुति को जीत मिली और महाविकास अघाड़ी की हार हो गई। शरद पवार की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अजित और शरद पवार की एनसीपी के विलय के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत भी महाराष्ट्र में महायुति की चुनावी जीत में आरएसएस के योगदान की तारीफ कर चुके हैं। तो यूपी का रुख कर लेते हैं। यूपी के बांदा में किन्नर गैंग का आतंक है। आरोप है कि लालच और धमकी देकर जिले के 6 से ज्यादा युवकों को किन्नर बना दिया गया है। किन्नर गैंग के शिकंजे में आए युवकों पर जुल्म और मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया। दावा किया जा रहा है कि किन्नरों के जाल में फंसे बच्चा नाम के इस युवक ने जब किन्नर बनने से इनकार कर दिया तो उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ तो कई वर्षों से चल रहे गैंग की हकीकत सामने आ गई। अपनी फरियाद लेकर किन्नर जब पुलिस के पास पहुंचे तो आए गैंग के मेंबर्स ने एसपी ऑफिस घेर कर पीड़ितों की पिटाई कर दी। आज से लेके 10 साल पहले की बात है। अब तक इस मुद्दे पे मैंने बात इसलिए नहीं उठाई कि मेरा परिवार गरीब है। तो मुझे पकड़ के ले गई थी, अपने कमरे में 4 दिन बंद किए थी, मारती थी, पीटती थी, कह रही थी ऑपरेशन कराने ले आ जाऊंगा तुम्हारे। पीड़ितों का आरोप है कि पूरा रैकेट कैटरीना उर्फ धीरू नाम का किन्नर चलाता है। उसके गैंग में एक डॉक्टर भी शामिल है। पुलिस कह रही है कि एक्शन लिया जाएगा। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें जबरदस्ती किन्नर बनाया गया है, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र भी लिया गया है। इसमें जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में बड़ा हादसा हो गया। लोहे की पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में चिमनी गिरने से 8 मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें 4 की मौत हो गई। यह हादसा सरगांव थाना इलाके के रामबोड गांव में बनाई जा रही लोहे की पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ। यहां चिमनी गिरी तो मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। बताया जा रहा है कि प्लांट प्रबंधन ने पहले तो लोगों को अंदर जाने से रोका, लेकिन हंगामे और कर्मचारियों के दबाव के बाद रेस्क्यू टीम को अंदर जाने दिया गया। फिलहाल रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। आरोप लगाया जा रहा है कि यह हादसा मैनेजमेंट की लापरवाही से हुआ है। अगर अंदर की मशीनों स्ट्रक्चर की समय पर जांच और मरम्मत की गई होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। असम का रुख कर लेते हैं। असम के दीमा हसाओ जिले के उमरसंको की कोयला खदान में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का मिशन अभी भी जारी है। उमरसंको की कोयला खदान में 8 मजदूर पिछले करीब 80 घंटे से फंसे हुए हैं, जिन्हें 300 फीट गहरी कोयला खदान से रेस्क्यू किया जाना है। इसके लिए खदान में भरा 100 फीट पानी निकालना जरूरी है। ये काम पूरा करने के लिए 3 दिन से 2 पंप लगाकर लगातार पानी निकाला जा रहा था, लेकिन खदान में जब वाटर लेवल कम नहीं हुआ तब महाराष्ट्र से हैवी मशीन मंगाई गई। माना जा रहा है कि इस मशीन की मदद से पानी तेजी से निकलेगा और खदान में फंसे मजदूरों को बचाया जा सकेगा। रेस्क्यू में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। भारतीय सेना और असम राइफल्स के गोताखोर और मेडिकल टीम के साथ इंजीनियर्स की टास्क फोर्स भी मौके पर मौजूद है। इसके अलावा एयरफोर्स के प्लेन और हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। असम में खदान हादसा 6 जनवरी को हुआ था। मजदूर जिस वक्त खदान से कोयला निकाल रहे थे उस समय उसमें अचानक 100 फीट तक पानी आ गया। ये अवैध खदान है जिसके मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आंध्र प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यहाँ के तिरुपति में मची भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत के बाद आंध्र प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में।
हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज खुद हादसे वाली जगह पर पहुंचे। तिरुपति में बालाजी मंदिर से दूर एक कैंपस में बैकुंठ द्वार दर्शन का टोकन लेने पहुंचे लोगों की भीड़ के चलते भगदड़ मच गई थी, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 40 लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद आंध्र प्रदेश की सरकार ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 25 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने खुद हादसे वाली जगह पहुंचकर हालात का जायजा लिया। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद घायलों से मिलने मुख्यमंत्री श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी SVIMS अस्पताल पहुंचे। घायलों का हाल जानने के बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों को पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद का निर्देश भी दिया। आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, जहां महाकुंभ की शुरुआत में अब सिर्फ 3 दिन रह गए। तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं, जिनका जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए क्रूज का सहारा लिया। क्रूज पर सवार होकर उन्होंने संगम क्षेत्र की तैयारियां देखी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 20 में सभी 13 अखाड़ों के शिविर में गए। हर शिविर में 5-5 मिनट रुककर उन्होंने साधु संतों से बात की और शिविर से जुड़ी तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। पिछले 34 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये 6ठा प्रयागराज दौरा है। वो आज और कल महाकुंभ में ही रहेंगे। इससे पहले उन्होंने 1 जनवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया था और सभी विभागों के अफसरों के साथ मीटिंग कर महाकुंभ से जुड़े सभी प्रोजेक्ट हफ्ते भर में पूरे करने का निर्देश दिया था। योगी सरकार ने महाकुंभ के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। अलग से लैब की भी स्थापना की गई, जिसमें 50 से अधिक प्रकार की जांचें निःशुल्क होंगी। हमारे पास गंभीर रोगों से निपटने के लिए भी इंतजाम है। ICU बेड्स का भी इंतजाम हमने किया है। संभल दंगों की बात कर लेते हैं। संभल दंगों की जांच को लेकर NDTV इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद हमने पिछले महीने ये खबर दिखाई थी कि योगी सरकार साल 1978 में हुए दंगों की जांच के आदेश दे सकती थी। अब यूपी सरकार ने दंगों की फाइल फिर से खोलने के आदेश दे दिए। इस मामले में गृह विभाग की तरफ से संभल के DM और SP को चिट्ठी भेज दी गई है। यूपी विधान परिषद के सदस्य श्रीचंद शर्मा ने 1978 के संभल दंगों की जांच फिर से करने की मांग की थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने विधानसभा के विधान परिषद के सभापति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने उस पर जांच तलब की है। लेकिन संभल के SP कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि 1978 के दंगों की जांच कराए जाने की बात गलत है। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है। मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, ये अभी भी समीचीन है। 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। इस खबर पर राजनीतिक दलों की भी अपनी अपनी राय है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया। घने कोहरे के चलते आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह हादसा मुरादाबाद बाईपास पर कटघर 0 पॉइंट के पास हुआ, जहां कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम थी। इसकी वजह से पहले 2 गाड़ियों की टक्कर हुई, उसके बाद पीछे से आने वाली गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गईं। हादसे का शिकार हुई गाड़ियों में पुलिस की एक PRV वैन भी शामिल है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और राहत का काम शुरू कर दिया। हादसे में घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लिहाजा पुलिस और प्रशासन ने हादसे के खतरे को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तो
ऐसी ठंड पड़ रही है कि रात में पारा गिरकर 0 से नीचे पहुंच जाता है और सुबह बर्फ की चादर मिलती है। डिंडौरी मध्य प्रदेश की ऐसी जगहों में शामिल हो गया है जहां पारा इतना नीचे लुढ़क गया कि खुले आसमान के नीचे खड़ी गाड़ियों पर पड़ी ओस बर्फ में बदल गई। बर्फीली सफेद चादर सिर्फ गाड़ियों की छत पर ही नहीं दिखी, मैदान की हरी घास पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। डिंडौरी जिला पिछले 2 दिनों से शीतलहर की चपेट में है। आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ कि ठंड का यहाँ पर किस तरह से ठंड पड़ रही आती है। देखिए, ये खुले आसमान के नीचे खड़ी कार है जिसमें बर्फ की जो है ये सफेद चादर आपको नजर आ रही होगी। झारखंड से सटे छत्तीसगढ़ के जसपुर में भी कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पंडरापाठ इलाके में पारा गिरा तो ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होने लगी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी की तरह जसपुर में भी खेत खलिहानों और गाड़ियों के ऊपर ओस की बूंद बर्फ बन गई। महाकुंभ के लिए साधुओं और संतों के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। मेला क्षेत्र में हर तरह के अजब गजब वेशभूषा वाले साधु संत पहुंचने लगे। इन्हीं में एक है एम्बेसडर बाबा। इनका असली नाम तो महंत राजगिरी है, लेकिन दुनिया इन्हें एम्बेसडर बाबा के नाम से जानती है, क्योंकि बाबा भले ही मोह माया त्यागने का दावा करते हों, लेकिन अपनी 50 साल पुरानी एम्बेसडर को नहीं छोड़ पाए। विंड स्क्रीन के ऊपर पंखा, छत पर भोंपू, रियर व्यू में डमरू, ये सभी चीजें बाबा की इस कार को खास बनाती हैं। महंत राजगिरी का दावा है कि वो इसी कार में बैठकर तकरीबन पूरे देश का चक्कर लगा चुके हैं। 72 मॉडल है, कम से कम 50 साल से ऊपर ही होगी। सब ठीक है, अपना आनंद है, अपना आनंद के लिए लगा रखा हूँ। चलती है ना, अभी चला के आया हूँ, अभी चाबी लगी हुई, अभी जहाँ बोलोगे वहाँ चल देगी। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के मेले में हजारों साधु संत पहुंचे हैं और जो नहीं पहुंचे उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो ये महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों की सूची में शामिल हो जाएगा। बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म पुष्पा 2 की कामयाबी का असर बाजारों पर भी दिखने लगा है। प्रोडक्ट पर पुष्पा वाले गेटअप में अल्लू अर्जुन की तस्वीरें अब दिखाई देने लगी और सबसे ज्यादा असर दिखा अहमदाबाद के पतंग बाजार पर। दुकानों में अल्लू अर्जुन की तस्वीरों वाली पतंगों की भरमार है। गुजरात सहित देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति से पहले पतंगबाजी का रिवाज है, लिहाजा इन दिनों पतंग की डिमांड ज्यादा है और इन पतंगों में भी अल्लू अर्जुन की तस्वीरें वाली पतंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। पुष्पा थीम वाली पतंगों की डिमांड इस कदर बढ़ी हुई है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पतंगबाजी के शौकीन थोक बाजार से पतंग खरीद रहे हैं। गुजरात में चील पतंग की भी डिमांड है। चील पतंग पतले कागज से बनी होती है। एरोडायनामिक्स को ध्यान में रखकर बनाई जाने वाली ये पतंगें कम हवा में भी ऊंची उड़ान भरती हैं। अमेरिका का रुख कर लेते हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भड़की जंगल की आग लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 60 वर्ग किलोमीटर का इलाका आग की चपेट में आ चुका है। अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर हॉलीवुड अमेरिका के जिस लॉस एंजलिस इलाके में है, आग ने उसकी क्या दुर्दशा की है, ये बात इन तस्वीरों से समझी जा सकती है। आग ने सबसे ज़्यादा नुकसान लॉस एंजलिस के उस पैसिफिक पैलसाइड्स को पहुंचाया है जिसे रईसों का इलाका कहा जाता था। कल तक ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन आग ने पूरे इलाके को खाक कर दिया है। आग की चपेट में आकर अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 से ज़्यादा मकान तबाह हो चुके हैं और 23,000 लोगों को इलाका छोड़कर चले जाने को कहा गया है, क्योंकि इस इलाके में चल रही तेज़ हवा आग को और भड़का सकती है। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में इस बार ज़्यादा बारिश नहीं हुई। इस वजह से सूखी झाड़ियाँ आग फैलाने में ज़्यादा मददगार साबित हो रही हैं। जंगल की आग के चलते हवा धुएं और राख से भर गई है। नतीजा है कि एयर क्वालिटी बेहद ख़राब हो चुकी है और लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यूरोप का रुख कर लेते हैं। बर्फ ने उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश बेल्जियम की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। इसकी वजह से बेल्जियम के बड़े हिस्से में वार्निंग जारी कर दी गई।
उत्तरी फ्रांस से जर्मनी की ओर बढ़ रहे बर्फीले तूफान की वजह से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स बर्फ से ढक गई है। रास्तों से लेकर इमारतों तक सब जगह बर्फ की परत चढ़ गई है। ब्रुसेल्स में सूरज उगने से पहले पारा माइनस में था, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा और अब माना जा रहा है कि अब तक हो रही बर्फबारी के बाद बारिश का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में पारा चढ़ सकता है। इस बर्फबारी के चलते रोड ट्रांसपोर्ट पर तो असर पड़ा ही है, लेकिन उड़ानों पर असर दिखाई दे रहा है। कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं और कुछ को कैंसिल किया गया है। बेल्जियम के रॉयल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी आरएमआई लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। आरएमआई का अनुमान है कि कई जगहों पर 1 से 5 सेंटीमीटर तक बर्फ गिर सकती है और कुछ इलाकों में बर्फ इससे ज़्यादा भी पड़ सकती है। फिलहाल ब्रुसेल्स में तो रास्तों पर बर्फ है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में पिघली हुई बर्फ से सड़कों पर हादसों का खतरा पैदा हो गया है। जापान भी बर्फबारी की मार झेल रहा है। जापान के कई इलाके ऐसे हैं जहां बर्फ की परत 80 सेंटीमीटर से अधिक मोटी हो चुकी है। तस्वीरें जापान की राजधानी टोक्यो से लगभग 4 घंटे की दूरी पर मौजूद निगाता प्रीफेक्चर की हैं। यहाँ के योनुमा सिटी में घरों और गाड़ियों पर बर्फ की 20 सेंटीमीटर मोटी परत जम गई है। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए बर्फ साफ करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कुछ इलाकों में ये काम अभी बाकी है। योनुमा सिटी में कई जगह तो इतनी बर्फ जमा है कि यहाँ के लोग भी हैरान हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार यहाँ 1.5 गुना ज़्यादा बर्फ पड़ी है। और ये तो कुछ भी नहीं है, निगाता के लिए आने वाले कुछ घंटे और भी बुरे हो सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में यहाँ 80 सेंटीमीटर तक बर्फ गिर सकती है। कुदरत की सफ़ेद आफत ने सिर्फ निगाता को नहीं, होक्काइडो और शिकोगु को भी प्रभावित किया है। हालात ये है कि कई इलाकों में रेलगाड़ियों की आवाजाही ठप हो चुकी है और कई जगह नेशनल हाईवे बंद कर दिए गए हैं। पर्दे में रहने वाली मुस्लिम समुदाय की जिन महिलाओं को घर के बाहर की दुनिया देखने का मौका नहीं मिलता है, उनके लिए अमेरिका की एक महिला ने शानदार पहल की है। अब मुस्लिम समुदाय की महिलाएं बेरोक-टोक बर्फ से लदी पहाड़ियों पर विंटर स्पोर्ट्स का मजा ले रही हैं। ये वीडियो अमेरिकी राज्य मिनेसोटा के मिनियापोलिस का है, जहां -18 डिग्री के बीच महिलाएं स्नो ट्यूबिंग कर रही हैं। अपने छोटे से बच्चे के साथ बर्फ पर फिसलती इस महिला की खुशी तो देखते ही बनती है। मिनियापोलिस में रहने वाली एक सोमाली अमेरिकी मूल की महिला को लगा कि पर्दे में रहने वाली, खासकर हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो खुद को अक्सर अलग थलग महसूस करती हैं। लिहाजा इन्हें बाकी महिलाओं से घुलने मिलने का मौका देने के लिए इस एक्टिविटी की शुरुआत की गई, जो देखते ही देखते काफ़ी पॉपुलर हो गई है। यहाँ आने वाली ज़्यादातर महिलाओं का यही कहना है कि उन्हें बाहर जाना अच्छा तो लगता था, लेकिन इसके सही मौके नहीं मिलते थे। ऐसे में आज़ादी पसंद करने वाली महिलाओं के बीच होना ये काफ़ी अच्छा लगता है। Hello, Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। ये तस्वीरें तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने चेन्नई में पोंगल सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया उस वक्त की है। मेरे साथ न्यूज हेडक्वार्टर में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आगे खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।